आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, जिसमें इकोलॉजी का मीनिंग एंड हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है बीएससी थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें उसका पहला चैप्टर है। अगर इकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इकोलॉजी की परिभाषा है सजीव एवं उसके जैविक व अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। मतलब वातावरण के अंदर जो जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से इंटर रिलेशन में रहते हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन की शाखा कहलाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगस। ओइकोस का अर्थ है इंग्लिश में इको, इको मीनिंग हाउस, एंड लोगस मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ हाउस। इकोलॉजी शब्द के बारे में दो चीज़ें प्रचलित हैं। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया और इकोलॉजी शब्द का विस्तार से व्याख्या हेकल ने की। तो बहुत सारी पुस्तक में चूँकि हेकल ने इस वर्ड की डिस्क्रिप्शन किया, तो इस वजह से कई बार इकोलॉजी शब्द का दाता हेकल को बता दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें अगर इकोलॉजी के, तो भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी इकोलॉजी का महत्व मिलता है। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, चरक संहिता, इनमें ऋषि मुनियों के आश्रमों का जो विवरण मिलता है उसमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जंगल का विवरण है। इसी प्रकार से चरक संहिता पूरी की पूरी इकोलॉजी पर आधारित है। औषध विज्ञान जो चरक ने लिखा, चरक ने जो औषधियाँ बनाई उसको संहिताकरण किया चरक संहिता के अंदर। तो ये इकोलॉजी के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। तो इससे सिद्ध होता है कि ऐतिहासिक काल से इकोलॉजी का महत्व रहा है और आगे रहेगा। श्रोटर ने 1896 में इकोलॉजी को दो तरह से परिभाषित किया। पहला ऑट इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी, दूसरा सिन इकोलॉजी अर्थात समुदाय पारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी से तात्पर्य है कि अगर किसी एक जंतु का उसके वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो ऑटो इकोलॉजी आती है। एक जंतु या एक स्पीशीज का जब उसके वातावरण के जैविक अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाए तो इस तरह की पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी कहलाती है। सिन इकोलॉजी का मतलब है कि जब किसी समुदाय का अध्ययन उसके वातावरणीय घटकों के साथ किया जाए तो इस तरह की इकोलॉजी सिन इकोलॉजी कहलाती है। कम्युनिटी भी अपने आप में एक वर्ड है जिसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जातियाँ समूह में होती हैं तो उनको एक साथ कम्युनिटी कहा जाता है। समुदाय यानी विभिन्न प्रकार की जातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। तो जब कम्युनिटी का अध्ययन उसके वातावरणीय कारकों के साथ किया जाता है तो वह सिन इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी के महत्व की बात करें तो इकोलॉजी का मानव जीवन में दैनिक क्रियाकलापों में या अर्थात जीवन के अस्तित्व में भी इकोलॉजी का महत्व है। परंतु सैद्धांतिक रूप से देखें तो जीवन को सरल व स्वस्थ बनाने के लिए इकोलॉजी का महत्व, क्योंकि एक परिस्थिति के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं तो उन्हें इस तरह की बहुत सारी भौतिक और प्राकृतिक चीज़ें हमको मिलती हैं जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बनाने के काम आती है। औषधियाँ मिलती हैं, इमारती लकड़ी मिलती है, फर्नीचर मिलता है, पत्थर मिलता है, ये सब जैविक और अजैविक घटकों से मिलता है जो कि पारिस्थितिकी के अंतर आते हैं। आर्थिक समस्याओं के समाधान में पारिस्थितिकी में आपको जैविक और अजैविक घटक दोनों का अध्ययन करना होता है। तो जैविक घटकों से जैसे आपके जंतुओं से बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, पर्यटन के लिए जंतुओं का उपयोग किया जाता है, पेड़ पौधों से औषधियाँ बनती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के फूल प्राप्त होते हैं। तो ये आर्थिक समस्याओं के समाधान में इस तरह से आएगा। इस प्रकार अजैविक घटकों की अगर बात करें तो इकोलॉजी में अजैविक घटक है। पूरा जो भी आज आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा है वो पूरा इकोलॉजी के अजैविक घटकों पर आधारित है। ठीक है, जितने भी खनिज पदार्थ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो सब आर्थिक समस्याओं के समाधान में, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब इन सब चीज़ों पर आर्थिक जो व्यवस्था वो चलती है और ये सब इकोलॉजी के कहीं ना कहीं घटक हैं। आप देख सकते हैं लाइट, प्रकाश भी इकोलॉजी का अजैविक घटक है जो कि
सोलर ऊर्जा देता है, उजाला करता है और एक जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण में इस तरह से महत्व है इकोलॉजी का, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर अजैविक घटकों में हम तापमान, प्रकाश आदि का अध्ययन करते हैं और ये सब चीज़ें किसी जंतु के रिप्रोडक्शन रेट को प्रभावित करती है। तो उससे कोरिलेट करके हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण एवं उनके निवारण में इसमें तो सीधा सा देख सकते हैं, जो आज के दौर में जब आधुनिक प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ चुकी है तो कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो कार्बन कौन सोखता है? प्लांट सोखते हैं, और प्लांट कहाँ से आते हैं? इकोलॉजी से आते हैं। तो इस तरह से इकोलॉजी पर्यावरण प्रदूषण में को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और शब्द चलता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? इकोसिस्टम। ये शब्द दिया टेंसलन है और इकोसिस्टम का मीनिंग है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जब जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण का एक समुच्चय बनता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जैसे घास पारिस्थितिक तंत्र है, या कोई तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, या किसी जंगल का पारिस्थितिक तंत्र है। तो वहाँ का जो जैविक समुदाय है और वहाँ का जो अजैविक वातावरण, उनको सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। और ये सब दिया है टेंसलन ने। तो ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद सेकंड चैप्टर है सीमाकारी कारकों के बारे में, लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, उसका अध्ययन करेंगे। ये सामान्य सी जानकारी थी फर्स्ट चैप्टर की।